Hello students, in our last class we have discussed the basic concept of electrochemistry and we have also discussed the three different types of electrochemical cells. The first one, that is the Daniell cell, the second one, that is our galvanic cell or voltaic cell, and the third one, that is the electrolytic cell. And we have also told that the electrolytic cell is very important for the rest of the chapter. So first of all, today I will discuss about the electrode potential. I think you guys remember that I have written that copper 2 plus, or in case of the zinc 2 plus to zinc, in that case I have written some value that is actually the electrode potential value. And if the value of electrode potential, if it is positive, then the value of delta G, that should be negative, and we can call the spontaneous reaction. And if the value of electrode potential is negative, obviously the value of del G, that is positive, according to del G is equal to minus NFE equation. And we can say that the if the value of del G, that if that is positive, that means that is our non-spontaneous reaction. So what is electrode potential? What is the definition of electrode potential? Okay, so just listen to this thing, that is, at each electrolyte interface there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode, trying to make it positively charged. तो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस के बारे में बात किए हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोड सपोज मेरे पास कॉपर है और इलेक्ट्रोलाइट सपोज मेरे पास कॉपर सल्फेट है और जिंक सल्फेट. सो दैट इज अवर इलेक्ट्रोलाइट कपल. ओके, सो इन दैट इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस means the zinc rod and zinc sulfate. So one rod is there solid and one solution of zinc sulfate is there. So that is our liquid. So in that solid liquid interface there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on metal electrode. तो यहाँ पर मेनली क्या पता, अगर मैं जिंक सल्फेट की बात करूँ तो जिंक 2 प्लस का एक टेंडेंसी रहेगा कि वो जिंक के तरफ जाके वहाँ पर डिपोजिट हो जाए. जैसे मैं देख रहा था कि जिंक 2 प्लस अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियसली जिंक बनेगा. ठीक है. सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपोजिट ऑन मेटल इलेक्ट्रोड, ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, अगर जिंक 2 प्लस जिंक रॉड में डिपोजिट हो गया तो क्या हो गया, अल्टीमेटली वहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि जिंक 2 प्लस जा रहा है जिंक की तरफ. ठीक है, तो वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? एट दैट इंटरफेस हम लोग देखेंगे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है. एट द सेम टाइम मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड मीन्स दैट इलेक्ट्रोड रॉड, the metal atoms of that electrode rod have a tendency to go into the solution as ions. मतलब उल्टा भी हो सकता है. सपोज जिंक रॉड है और जिंक रॉड जिंक 2 प्लस में भी जा सकता है. हम लोग देखे हैं इन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस केसेस. ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू सॉल्यूशन एज आयन, मतलब जिंक से जिंक 2 प्लस में जा रहा है एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स एट इलेक्ट्रोड. ठीक है, अगर जिंक से जिंक 2 प्लस बनेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो अल्टीमेटली वो जो इलेक्ट्रोलाइट जो सरफेस होगा वो जो वहाँ पर जाके वो रहेगा. ठीक है, तो ट्राइंग टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इलेक्ट्रोलाइट जो इंटरफेस है वहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन जो है वो डिपोजिट हो रहा है मेटल इलेक्ट्रोड में, तब उस इंटरफेस में हम लोग पॉजिटिव चार्ज देख सकते हैं. और अगर उल्टा हो गया, मतलब मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन में चला गया और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला गया, मतलब अगर मैं जिंक सल्फेट की बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आयरन Fe3 प्लस Fe की बात करूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं, उस इंटरफेस में नेगेटिव चार्ज, मतलब जो रॉड होगा वो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज. तो
ये एक टेंडेंसी हो गया। जब मैं कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, उस रॉड और सोल्यूशन के बीच एक इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन of charges, and depending on the tendencies of two opposing reactions, the electrode may be positive or negative charged with respect to the solution. तो हम लोग ये तो एकदम जानते ही हैं कि जिंक और जिंक सल्फेट की अगर मैं बात करूं या कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और कुछ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ऑब्वियसली जब मैं कोई भी इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं अप्लाई नहीं करूँगा, तो मेनली क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा वही सिर्फ संभव होगा। तो वो अगर संभव होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करके उस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मिल सकता है, ठीक है। तो और एक बार सुन लो, एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसीज ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शंस द इलेक्ट्रोड में बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स between the electrode and electrolyte which is known as the electrode potential। तो अगर ये एक इक्विलिब्रियम वहाँ पर रहेगा कि उसका जो स्पॉन्टेनिटी है रिएक्शन का, उसके ऊपर डिपेंड करके वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इन दैट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, उसको ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा लेंदी है इसका जो डेफिनेशन है, बट इसको हम लोगों को समझना है और उसके हिसाब से हम लोग को लिखना है। तो ये एकदम आसान है। तो जस्ट और एक बार सुन लो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन मेटल इलेक्ट्रोड। तब क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। एट द सेम टाइम मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू सॉल्यूशन एज आयंस and leave behind the electrons at electrode and उसमें negative charge बनेगा। तो obviously एक equilibrium काम कर रहा है। So in that point there is a separation of charges and depending on the tendencies of two opposing reactions the electrode may be positive or negatively charged। तो यहाँ पर बात आ रहा है spontaneous या non spontaneous reaction का, और उसके ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, उसको ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक। अभी है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। When the concentration of all species involved in half cell is unity, the electrode potential is called the standard electrode potential। सपोज मैं जो जिंक सल्फेट की बात कर रहा था, सपोज जिंक सल्फेट का वैल्यू हो गया 1 मोलर, जो हम लोग मेनली गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल में देख रहे थे। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द हाफ सेल इज यूनिटी, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उस टाइम में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है ये अगर यूनिटी है 1 मोलर है, तो उस केस में हम लोग इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। उसके लिए एक हम लोग ऊपर में नॉट मतलब एक जीरो लिखते हैं। मतलब जैसे हम लोग ई लिख रहे थे ना, ई सेल, तो वहाँ पर क्या करेंगे, ई ऊपर में एक जीरो, उसके बाद सेल, ऐसे करके हम लोगों को लिखना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं जस्ट और एक बार यहाँ पर बोल सकता हूँ। यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूँ, सपोज दैट इज अवर 0.76 वोल्ट इन केस ऑफ द जिंक 2 प्लस, ठीक ना। जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0.76 वोल्ट लिख रहा है। इसको हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं। और इसको अगर 1 मोलर के केस में मैं बोल रहा हूँ तो उसको हम लोग कैपिटल ई और सफिक्स मतलब जस्ट ऊपर में टॉप ऑफ ई एक हम लोग जीरो लिखते हैं, उसको नॉट बोलते हैं, दैट इज अवर ई नॉट व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली हम लोग बाद में दिखाएंगे। देखो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे एक लिखा है, यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन एकदम बिलो में देखो हम लोग दिखा रहे हैं ई एक ऊपर में जीरो, सो दैट इज अवर ई नॉट। जब भी हम लोग वो नॉट लगा रहे हैं उसका मतलब है दैट इज अवर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तभी हम लोग एक चीज यहाँ पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग SHE बोलते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग SH बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअली क्या है, देखो हम लोग एक फिगर लेफ्ट साइड में ड्रॉ किए हैं। उस फिगर में हम लोग देख रहे हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड में क्या है, प्लेटिनम। ये जो एक जस्ट लाइक अ वेयर, इट इज जस्ट अटैच विद अ वेयर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड जो है दैट इज एक्चुअली दिस वन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। और इसमें एक्चुअली क्या रहता है, प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम तो रहेगा ही, बट इट कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं 1 मोलर H+, तो ये हो गया ये जो टोटल जो हम लोग मतलब जैसे वाटर दिखाते हैं उसके हिसाब से जैसे हम लोग ड्रॉ किए हैं, दैट इज आवर एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज आवर 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन एंड 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस बबल्ड थ्रू इट एट 1 बार। तो ये जो हो गया मेरे इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर ऑब्वियसली 1 मोलर H+ रहेगा, उसके साथ साथ और एक भी चीज़ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार हम लोग बाहर से इसके अंदर दे रहे हैं। तो ये हो गया मेरा परफेक्ट इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड क्या है, दैट इज आवर प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दैट इज आवर 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस बबल्ड थ्रू एट 1 बार, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे ही मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। तो इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज प्लेटिनम सॉलिड which is actually our electrode। उसके बाद दे रहा हूँ मैं हाइड्रोजन गैस which is in the gaseous phase, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ H+ एटमॉस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैं बाद में बोलूँगा इन द पोर्शन which is actually representation of a cell, हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। ये जो लाइन, ये जो बार लाइन जो तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, या यहाँ पर एक देखो एक जस्ट एक पैरेलल एक लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी सॉलिड, कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड, जब भी कोई फेज चेंज हो रहा है तभी हम लोग वो एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक सॉलिड है, एक गैस है, एक लिक्विड है, इसलिए हम लोग एक मतलब 2 लाइन वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू मेनली 0 पोटेंशियल हम लोग मानते हैं एट ऑल टेम्परेचर। सो इसीलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू हम लोग 0 पोटेंशियल मान लेते हैं एट ऑल टेम्परेचर। और इसका जो सेल हाफ सेल रिएक्शन जो होगा दैट इज आवर H+ aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म्स हाफ H2 गैस। तो ये कभी कभी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आ गया तो क्या करना है, फर्स्ट तुम लोग ये फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दैट इज 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन अलॉन्ग विद प्योर हाइड्रोजन गैस बबल्ड थ्रू इट एट 1 बार, ये लिखना है। और इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन जो मैं बताया, प्लेटिनम सॉलिड वर्टिकल लाइन, H2 गैस वर्टिकल लाइन, H+ aqueous, ये लिखना है। और इसका वैल्यू होता है 0 पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर। और इसका जो सेल रिएक्शन है दैट इज H+ aqueous प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2, ये इतना मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जब भी हम लोग कोई भी सिस्टम का, ये जो जैसे मैं जिंक सल्फेट का मैं लिख दिया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0.76 वोल्ट, या कॉपर के केस में मैं लिख रहा हूँ 0.34 वोल्ट, ये मैं वैल्यू कैसे निकालूँ। जब इसका वैल्यू मुझे निकालना है, अभी तो बुक में तुम लोग देख रहे हो, बट जब ये इनिशियली जो इसको एक्सपेरिमेंट करके जो देखे थे तब वो क्या किए थे, एक साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखे थे और एक साइड में जिंक रॉड अलॉन्ग विद जिंक सल्फेट, और एक साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखे हैं और एक साइड में कॉपर रॉड विद कॉपर सल्फेट, ऐसे करके रखे हैं। मतलब दोनों हाफ सेल तो होना ही चाहिए, नहीं तो कभी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं बन सकता है। तो उसके लिए एक साइड में एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखते हैं और एक साइड में जो मेरा डिजायर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मुझे निकालना है उस सिस्टम को हम लोग करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो वैल्यू 0 आ जाता है, और एक सिस्टम का जो वैल्यू है वही मेरा अल्टीमेट वोल्टामीटर में दिखाता है। जैसे मैं 1.1 वोल्ट दिखा रहा था, तो इसमें भी जब एक साइड में SiC मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक साइड में जिंक सल्फेट है, तब मैं देखूंगा वहाँ पर 0.76 वोल्ट दिखाएगा। और अगर सोच लो एक साइड में SiC है और एक में
हम लोग कॉपर सल्फेट को रखे हैं और इसको एक इलेक्ट्रिकल वायर से इस सर्किट को हम लोग ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पर हम लोग 0.34 वोल्ट देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके कोई भी अननोन मेटल आयंस का अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रोलाइट उस सिस्टम का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो समझ में शायद आ ही रहा है कि एसएईसी कितने इंपॉर्टेंट है। एसएईसी अगर नहीं होता तो हम लोग कोई भी सिस्टम का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए एसएईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी अननोन सैंपल। ओके, तो ये चीज़ को हम लोग शायद बाद में लिखे भी होंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ई नॉट at 298 Kelvin and the concentration of the species are unity of half cell, we have to take SHE at anode and other cell at cathode। देखो जैसे मैं बोल रहा था, एक साइड में SHE लेना है और एक साइड में मुझे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लेना है। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे जब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी टाइप ऑफ द पेयर जब हम लोग को निकालना है, वो जिंक सल्फेट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है एट 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन हम लोग यूनिटी में रखना है क्योंकि मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो उस केस में मुझे क्या करना है कि SHE को मुझे एनोड में रखना है और अदर जो जिंक सल्फेट हो या कॉपर सल्फेट हो उसको हम लोगों को कैथोड में रखना है, ठीक है। तो अगर सपोज ये मेरा सिस्टम हो गया, एक साइड में SHE है और एक साइड में कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट है, तो उस केस में मैं कैसे E नॉट का वैल्यू निकाल सकता हूँ। E नॉट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं E नॉट R माइनस E नॉट L। व्हाट इज R एंड L? R का मतलब है राइट, L का मतलब है लेफ्ट। तो अगर मैं जब भी कोई सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखता हूँ, सपोज यहाँ पर एक मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हूँ, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर एक मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा हूँ। जब भी मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ, लेफ्ट साइड में हम लोग ऑलवेज ऑक्सीडेशन को लिखते हैं, मतलब एनोड में जो चीज़ हो रहा है उसको हम लोग लिखते हैं, और राइट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, राइट साइड में हम लोग कैथोड का जो रिएक्शन हो रहा है मतलब रिडक्शन का पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग E नॉट इज इक्वल टू E नॉट R माइनस E नॉट L लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लोग E नॉट R के बदले में E नॉट ऑफ रिडक्शन लिख सकता था और E नॉट L के बदले में E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन लिख सकता था, ठीक है। तो ऐसे करके अननोन का हम लोग निकालते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं जो मैं कॉपर सल्फेट की बात कर रहा था। सपोज एक साइड में मेरा SHE दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक साइड में मेरा कॉपर सल्फेट जो सिस्टम है उसको मैं रखा हूँ। तो ऑब्वियसली SHE को हम लोगों को एनोड में रखना है, तो लेफ्ट पार्ट जो है, लेफ्ट पार्ट में देखो प्लेटिनम सॉलिड हाइड्रोजन गैस 1 बार H प्लस एक्वा फॉर्मूला। सो ये इतना जो पार्ट है दैट इज फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इस साइड में जो पार्ट है दैट इज कॉपर 2 प्लस एक्वा दैट शुड बी 1 मोलर एंड कॉपर सॉलिड दैट इज आवर अनदर हाफ सेल। तो दोनों हाफ सेल हो गया। बीच में देखो हम लोग एक डबल वर्टिकल लाइन लिखे हैं। डबल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, मतलब जो रॉड कैथोड और एनोड दोनों को लिंकअप करता है उसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक में तुम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम देख सकते हो, वहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज भी ड्रॉ करते हैं, जो शायद हम लोग यहाँ भी ड्रॉ किए थे आई थिंक। या देखो यहाँ पर क्या है, देखो एक रॉड जैसा ड्रॉ किया हूँ जो कैथोड और एनोड दोनों को जोड़ रहा है, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और ऊपर में ये जो है दैट इज एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल सर्किट। बट ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर जो रॉड, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, बाय ड्रॉइंग 2 वर्टिकल लाइंस टुगेदर, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक साइड में मैं एनोड लिखा हूँ जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है और एक साइड में मैं कैथोड लिखा हूँ जो मेरा कॉपर सल्फेट से रिलेटेड है। तो तब जब भी मैं ऐसा कोई सिस्टम लिखूंगा उस सिस्टम में मुझे याद रखना है कि E नॉट का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो E नॉट का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, E0 R माइनस E0 L, इस फॉर्मूला से ही मुझे निकालना है। इसको कैसे याद रखोगे, एक आसान तरीका है इसको याद रखने का, रेल याद रखना, रेल लाइन, रेल ट्रेन जो है, रेल याद रखो। तो E नॉट इज इक्वल टू E नॉट R माइनस E नॉट L। तो R फर्स्ट आएगा उसके बाद L आएगा, इसलिए मैं रेल बोल रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखने के लिए, कभी भी इसको गलती मत करना,
दैट इज ऑलवेज कंफर्म, दैट इज ऑलवेज फिक्स कि अब जब भी हम लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तब भी हम लोगों को ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल करना है। ठीक है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बाद में मैं बोलूँगा, नहीं तो सब एक साथ हो जाएगा। तो ये जब मैं करूँगा तो मेनली एक्चुअली क्या होगा, ये जो ई नॉट का जो वैल्यू है इसका वैल्यू आएगा 0.34 वोल्ट। मतलब कॉपर टू प्लस कॉपर, ये जो सिस्टम है कॉपर टू प्लस से जब टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये कॉपर करेगा तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली देगा दैट इज 0.34 वोल्ट। इसका मतलब कॉपर टू प्लस गेट रिड्यूस्ड मोर इजीली देन H प्लस, क्योंकि यहाँ पर मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली देखो मैं यहाँ पर जस्ट इसका नीचे और एक थिंग भी लिखा हूँ, यहाँ पर भी देखो प्लेटिनम सॉलिड हाइड्रोजन H प्लस, ये एक साइड में हो गया और एक साइड में क्या है दैट इज जिंक 2 प्लस जिंक, ये एक साइड में हो गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जिंक सल्फेट का जो मेरा सिस्टम है उस सिस्टम को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मैं लिंक कर रहा हूँ। तो उस केस में भी मैं यहाँ पर बीच में सॉल्वेज रखा हूँ, बट इस केस में जब मैं करूँगा ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, इसको जब मैं अप्लाई करूँगा तो E0 सेल और EMF जो बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम बोलते हैं, मतलब E0 ऑफ द टोटल सेल जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई लिनियर रिप्रेजेंटेशन, उसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज ई नॉट सेल, उसका वैल्यू आएगा -0.76 वोल्ट। ठीक है, क्या आ रहा है वैल्यू -0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, माइनस में आ रहा है ई नॉट का वैल्यू, इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव, दैट मींस द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब जिंक 2 प्लस से जो जिंक जो बन रहा है, जिंक 2 प्लस से जो जिंक बन रहा है अकॉर्डिंग टू माई दैट इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि इसका वैल्यू आ रहा है -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जिंक कैन रिड्यूस द H प्लस और H प्लस आयंस कैन ऑक्सीडाइज द जिंक। तो ये इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जब मेरे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड में रहेगा और अदर सेल को मैं कैथोड में रखूँगा। तो उस केस में कैथोड मतलब यह है रिडक्शन, इसलिए इस केस में मैं कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर किया हूँ, इस केस में मैं जिंक 2 प्लस प्लस जिंक किया हूँ, क्योंकि कैथोड का मतलब यह है रिडक्शन। तो जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये जो जिंक बन रहा है इसके लिए कितना वोल्ट लग रहा है, -0.76 वोल्ट। बट कॉपर 2 प्लस से जब कॉपर बन रहा है उसके लिए कितना वोल्ट लग रहा है, 0.34 वोल्ट। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर जो बन रहा है दैट इज अवर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जिंक 2 प्लस से जो जिंक बन रहा है दैट इज अवर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसीलिए ऐसे ही को यूज करके मैं ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल कोई भी अननोन सैंपल का निकाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन लिखा है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ पर देख चुके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे वहाँ। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट जो मैं ऑल्सो डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसको और एक बार देख लो क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 0 अगर हो गया, देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू H2 गैस। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अगर मोर देन 0 होगा, जो हम लोग देखे थे इन केस ऑफ द कॉपर, कॉपर के केस में मोर देन 0 है, 0.34 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म, दैट इज कॉपर 2 प्लस से कॉपर, तो जो कॉपर हो गया दैट इज अवर रिड्यूस्ड फॉर्म, दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू द हाइड्रोजन। और एक भी पॉइंट देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट इन टेबल, इंडिकेटिंग दैट fluorine gas has a maximum tendency to get, according to IUPAC, standard reduction potential are now called the standard electrode potential। तो standard जो reduction potential जो मैं लिख रहा था उसको हम लोग standard electrode potential भी बोलते हैं। तो एनोड का मतलब है नेगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, एंड कैथोड का मतलब है पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। तो ये भी मैं ऑलरेडी बात कर दिया था, क्योंकि with respect to the solution एनोड होगा नेगेटिव एंड with respect to the solution कैथोड होगा मेरा पॉजिटिव। Thus there exists a potential difference between two electrodes, and as soon as the switch is on position the electrons
flow from negative electrode to positive electrode, the direction of current flow is opposite to that of the electron field. तो ये तो जस्ट हम लोग जो डिस्कस किए हैं इसको ही हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। तो मेन चीज यहाँ पर आज के क्लास में मैं जो डिस्कस किया दैट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये डिस्कस किया। और इसका इंपॉर्टेंस मेनली ये है कि कोई भी अननोन पेयर का अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के तरफ रख सकते हैं और जिसको मुझे निकालना है उसको हम लोग कैथोड में रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कॉपर के केस में देखा हूँ तो कॉपर 2+ से कॉपर दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन और इसका वैल्यू हो रहा है 0.34 वोल्ट। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज बेंजीन का वैल्यू होगा नेगेटिव। बट जब मैं जिंक का कपल रख रहा हूँ तो जिंक 2+ से जिंक सॉलिड हो रहा है बट इसका वैल्यू हो रहा है -0.76 वोल्ट। इसका मतलब हो गया कि ये फैसाइल नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये हम लोग एटलीस्ट बोल सकते हैं कि कौन सा पेयर स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा पेयर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा विथ रिस्पेक्ट टू द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इतना है हम लोगों के लिए आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। जो मैं यहाँ पर E0 सेल लिख रहा था तुम लोग भी देख सकते हो, यहाँ पर जो मैं E0 सेल लिख रहा था इसको ही हम लोग मेनली EMF बोलते हैं। मतलब टोटल जो सेल है, जो सेल रिएक्शन है उसको हम लोग लीनियर रिप्रेजेंटेशन किए थे ऐसे और उससे मैं E0 सेल निकल सकता हूँ। कैसे? E0R माइनस E0L मतलब रेल, याद रखना E0R माइनस E0L से मैं निकल सकता हूँ। तो वो जो वैल्यू है E0R माइनस E0L उसको हम लोग E0 सेल बोलते हैं। दैट एक्चुअली आवर EMF दैट इज आवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।